नमस्कार मित्रों। कोरोना का दौर जारी है और आज 5 मई है। आज कार्ल मार्क्स की जयंती है। कार्ल मार्क्स का जन्म आज ही के दिन हुआ था, सन 1818 में। तो कार्ल मार्क्स ने ये पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने एक बहुत बड़ा थ्योरी दिया था जिसके द्वारा दुनिया का नक्शा बदल दिया गया था। सोचने का एक नया नज़रिया लोगों को मिला था। क्या कार्ल मार्क्स आज भी प्रासंगिक हैं? क्या ये कोरोना संकट का पूंजीवाद से कोई लेना देना है? इन्हीं सब बातों पर आज हम विवेचना करेंगे और अंत में इस पर मैंने एक कविता लिखी है, वो मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा, जिसमें इन सब बातों का निचोड़ है। लेकिन सबसे पहले कार्ल मार्क्स को श्रद्धांजलि और उनके बारे में कुछ जानते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई सन 1818 में हुआ था, जर्मनी में। ये हर आदमी जानता है। वो एक वकील के लड़के थे, उनके पिता वकील थे। वो उनको वकील ही बनाना चाहते थे, लेकिन कार्ल मार्क्स दर्शन के क्षेत्र में मुड़ गए। फिर उन्होंने अर्थशास्त्र पर बहुत सारा विचार किया, मंथन किया और अपनी थ्योरी दुनिया को दी। कार्ल मार्क्स के पिता के 9 बच्चे थे और उन दौरान लोग बच्चे बहुत पैदा करते थे, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा था और मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए उतने बच नहीं पाते थे। तो इसी ढंग से कार्ल मार्क्स के जो बड़े भाई थे उनका देहांत हो गया था, तो वही सबसे बड़े अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स ही हो गए थे। तो जाहिर सी बात है, उनकी जो पैदाइश हुई थी तो थोड़ा बहुत कुलीन परिवार से थे, तो उनको धन की उतनी कमी नहीं थी। और ऐसे केसेस में कोई भी सोच सकता है कि जो आदमी उस ढंग के परिवार में जन्मा है, तो जनरली वैसे लोगों को वो धरने वाला काम पर ही लोग सोच सकता था कि वो वकील बनेंगे और अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने एक अलग अपना रास्ता चुना और उनके मन में गरीबों के प्रति हमदर्दी उत्पन्न हुई और शोषितों के प्रति उनके मन में प्यार उमड़ा। और ये प्यार इस कदर उमड़ा कि उन्होंने अपना 30 साल अपने जीवन का पढ़ाई में लगा दिया। वो जम के पढ़ते थे। तो उनका जन्म जिस दौरान हुआ था, उस दौरान मोनार्की था, यानी कि एक शासक वर्ग का शासन था जर्मनी में। तो इसके खिलाफ लोगों में लोकतांत्रिक आवाज़ें उठ रही थी। लोग ये सोच रहे थे कि ये जनता का शासन हो, इस प्रकार की विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी। तो युवावस्था होते होते ये मार्क्स भी उन्हीं विचारों से प्रभावित होते गए और उन्हीं ग्रुप में जनरली शामिल होते गए। इसके चलते इनके ग्रुप को बहुत बार बैन भी किया गया वहाँ पर, क्योंकि इनके विचार समय से बहुत आगे के थे। तो ये उनसे मोनार्की को खतरा उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इनके विचारों को बैन भी किया गया शुरू में ही। ये पढ़ने में बहुत कुशाग्र थे। यही कारण है कि 23 साल की उम्र में इन्होंने अपना PhD पूरा कर लिया था। और ये इनकी शादी हुई, इनकी बहन की एक दोस्त थी, उन्हीं से, जेनी वेस्टफैलोन नाम था उनका। और ये इनसे 4 साल बड़ी थी और वो भी बहुत संभ्रांत परिवार की महिला थी। वो बहुत अमीर घराने की थी, लेकिन उनको कार्ल मार्क्स पसंद थे, तो कार्ल मार्क्स के साथ उनकी शादी हुई। और कार्ल मार्क्स को बनाने में जेनी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो जीवन था, जिस रास्ते पर वो चल पड़े थे, उस रास्ते पर उनको आर्थिक दिक्कत बहुत हुई, क्योंकि कार्ल मार्क्स का भी करीब 6 बच्चे हुए, लेकिन 3 ही बच्चे बच पाए। तो बहुत ही चुनौतियों भरा जीवन था। लेकिन इन्हीं चुनौतियों से एक बहुत बड़ा वाद निकला, जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, एक सोचने का एक तरीका बदल दिया। जिन लोगों की परवाह नहीं किया करते थे, चूँकि करीब उसी दशक में ये हुआ था, क्रांति हुआ था, 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुआ था। तो उस समय नए नए मशीन आए थे और उस मशीन में को चलाने के लिए श्रमिक, बहुत सारे कल कारखाने लगे थे। तो उसमें उनको पता चल गया कि किस ढंग से श्रमिकों का शोषण होता है। तो इसीलिए इनको पैदा तो जर्मनी में हुए और यहूदी परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद इनके माता पिता ने ईसाई धर्म ज्वाइन कर लिया था, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो और उनके फादर का भी कुछ कुछ विचार था, लेकिन वो
इस प्रकार का विचार था, लेकिन वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाए, वो व्यवस्था से लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए, तो अपना नॉर्मल ढंग से जीवन बिता दिए एक लॉयर के रूप में। और लेकिन इसमें इनको सही लोग मिलते चले गए, जैसे जेनी इनकी जो वाइफ मिली, और इनके मित्र आगे के दिनों में एंजल्स नामक मित्र मिले जो कि धनी थे, और उन्होंने इनको बहुत मदद किया, बहुत सारा किताब लिखने में भी और बहुत सारा ये संसाधन जुटाने में भी। इनको इनके विचार चूँकि उस समय से बहुत आगे के थे, इसीलिए इनको जर्मनी के बाद इनको फ्रांस जाना पड़ा। फ्रांस में भी लोग इनके विचार को सह नहीं पाए, क्योंकि ये बहुत क्रांतिकारी ढंग से बात करते थे। तो फिर ये चले गए ब्रसेल्स में रहे, बेल्जियम चले गए, फिर उसके बाद वहाँ से भी इनको हटा दिया गया, तो फिर ये इंग्लैंड में रहे और इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई। लेकिन जब ये मरे थे उस समय तक ये किसी भी देश के नागरिक नहीं थे, यानी जब इनकी आत्मा इस शरीर को छोड़ दी उस समय ये किसी देश के नागरिक नहीं थे। ये बहुत बड़ी विडम्बना कही जाएगी। 64 साल की अवस्था में इनका देहांत हुआ। और ये जैसा कि मैंने बताया कि करीब करीब ये पीएचडी करने के बाद ये अपना विभिन्न देशों की यात्रा करते करते 30-29 साल की उम्र तक ये इंग्लैंड 27-28 साल में पहुंच गए थे। और इंग्लैंड में ही इन्होंने लिखना शुरू किया, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, फिर जो बहुत फेमस कृति था दास कैपिटल, उसकी रचना की, और उनकी मृत्यु के बाद भी उसका अलग अलग वॉल्यूम पब्लिश हुआ। इसके अलावा भी इनको जो सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो था हीगल। हीगल ने ये दर्शन दिया था कि ज्ञान जो उत्पन्न होता है, बेसिकली सब आइडियाज़ है, धरती पर सब आइडियाज़ है, वो आइडियाज़ से ही सब कुछ होता है, वो आइडियाज़ महत्वपूर्ण है, आइडिया के अनुसार ही वस्तु का अलग से कोई मूल्य नहीं है आइडियाज़ के सामने। लेकिन उन्होंने ही द्वंद्वात्मक चीज़ जो बताया था उसको ही इन्होंने अपनाया, लेकिन इनका सोचने का तरीका अलग था। इनका कहना था कि वस्तु से विचार उत्पन्न होता है, विचार से वस्तु उत्पन्न नहीं होती। तो ये इनका बेसिक जो हीगल से ये था, लेकिन हीगल ने इनको बहुत प्रभावित किया। उस दौरान के बहुत बड़े दार्शनिक थे हीगल, तो उनकी बातों से इन्होंने अपने आप बहुत सारा, इनका जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है उसकी भी हम विवेचना करेंगे। और ये जो वर्ग संघर्ष इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक भौतिकवाद पर इन्होंने मानव का जो इतिहास है वो बेसिकली इसी द्वंद्व से उत्पन्न हुआ है कि जब लोग शिकार करते थे तो शिकार अब रोज़ मिले नहीं मिले, इसलिए वो शिकार का संग्रह करना शुरू किए। फिर उसके बाद उनको लगा कि ऐसे एक आदमी से काम नहीं होगा, तो फिर दास रखने लगे। अब वहीं से शुरू हो गया शोषण। अब दास रखने लगे, दास को खाना मिल जाता था, दास के लिए था कि खाना मिल जाता था और बहुत सारा काम कर दिया करता था। उसके बाद सामंतवाद आया, तो सामंत और सर्फ का रिलेशन शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये बहुत सारे कल कारखाने लगे, तो पूंजीपति और श्रमिक का रिश्ता और द्वंद्व वो शुरू हो गया। तो इसी द्वंद्व से दुनिया का विकास हुआ है। थेसिस वाद, प्रतिवाद और फिर संवाद, यानी थेसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ये जो हीगल का कंसेप्ट था, इसी को इन्होंने अलग ढंग से मार्क्स ने प्रस्तुत किया। इनकी अपनी विवेचना थी, उसी पर इन्होंने प्रस्तुत किया। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो इन्होंने लिखा उसमें इन्होंने बता दिया कि ये व्यक्तिगत पूंजी नहीं होना चाहिए, तभी सफल समाज बन सकता है। हालांकि इस पर बहुत सारे मतैक होंगे, क्योंकि क्यों फेल हो गया यूएसएसआर, इनका कम्युनिस्ट देश क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसीलिए क्योंकि वो प्रैक्टिकली एक बात ये भी है कि अगर कोई आदमी, अगर बोला जाए कि हर आदमी को नहीं पैसा मिलेगा, तो ये अंदर से जो प्रेरणा होता है ना कि भाई हमको ये खोजना है, तो अगर हम ये खोजें तो उसका हमको मिल जाएगा और हम उसका लाभ कमाएं धन के रूप में। ये प्रवृत्ति होती है मनुष्य में, इसी से विकास होता है। ये इंसेंटिव जो है विकास कराता है। तो कुछ लोग जिनको मार्क्स का विचार अच्छा नहीं लगता, वो इस प्रकार से ये बताते भी हैं कि नहीं, ये सही विचार नहीं है, इसलिए फेल हो गया, वो विचार ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता। और बेसिकली लोग उदास होने लगते हैं, उनको लगता है कि जीवन में कोई एम नहीं है, क्योंकि फिर वही ढर्रे पर जीवन, कुछ इंसेंटिव नहीं। अगर हमने कुछ अपना खोजा है तो उसको हम पेटेंट कराएंगे और उससे हम धन इकट्ठा करेंगे। तो ये जो प्रवृत्ति है जिसके द्वारा ये हम धन कमाने की इच्छा रखते, तो ये इसके वजह से नया नया खोज भी होता है, साइंस इसी से डेवलप होता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मनुष्यता के लिहाज से भी सही नहीं है, क्योंकि
जब अतिशय इच्छा होने लगती तो उसके चलते दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके चलते उन लोगों को नुकसान भी होने लगता है जो व्यवस्था में की दौड़ में पीछे रह गए हैं। तो सर्वहारा वर्ग, जिसको यूलिटेरियन सोसाइटी उन्होंने कहा था, बुर्जुआ और सर्वहारा, इसका संघर्ष समाज में हमेशा चलते रहता और इसी से विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ है। तो पहले कोई वाद आता है, उस पर उसका एंटीवाद आ जाता है, फिर दोनों का समन्वय होता है तो सिंथेसिस, ये संवाद, और इसी ढंग से फिर वो संवाद भी पुराना हो जाता, फिर वो उसके खिलाफ भी वाद आता और फिर वो संवाद, इसी ढंग से विकास क्रम है, इसी ढंग से विकास आगे बढ़ता है, कोई भी सभ्यता आगे बढ़ता है। तो ये उनका ये था। अब प्रश्न ये है कि क्या कार्ल मार्क्स का विचार, कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में ये बताया था कि ये जो संघर्ष होता है श्रमिकों और पूंजीपतियों का, ये संघर्ष से ही वो का परिणाम होता है कि पूंजीवाद में एक गुण है कि पूंजीवाद अपना शत्रु खुद हो जाता है। पूंजीवाद अपना शत्रु खुद हो जाता है, क्योंकि वो फिर जो वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, उनका अपने काम से अलगाव होने लगता है, एलिनिएशन होने लगता है। चूँकि जब उनको उतना ही धन मिलता है तो काम में ज़्यादा कुशलता नहीं लाना चाहते, उनको लगता है हमको तो कुछ फ़ायदा होगा ही नहीं, तो हम ज़्यादा काम क्यों करें, हम उतना कुशल काम क्यों करें। तो एक उससे भी, और अल्टीमेटली ये फिर वो बिकता नहीं माल, तो फिर वो नुकसान होता। तो पूंजीवाद में ही पूंजीवाद को ख़त्म करने का ये घुसा हुआ है। दूसरी बात, मार्क्स ने बहुत सारे चीज़ों की विवेचना की थी। गजब पढ़ते थे वो, गजब पढ़ते थे वो, जहाँ भी लंदन में भी रहे तो मैनचेस्टर के लाइब्रेरी में घुसे रहते थे, बहुत पढ़ते थे, और पढ़ के ही उन्होंने इतने बुक किताबों की रचना की। और एंजल्स ने उनका बहुत योगदान, बहुत हेल्प किया, धन से भी और विचार से भी। तो लेकिन तो अब हम ये जानें कि क्या ये रेलेवेंट है। खुद मार्क्स कहा करते थे कि एक बात तो सत्य है कि मैं खुद मार्क्सवादी नहीं हूँ, क्योंकि मार्क्स का जो सिद्धांत था वो इतना आइडियल चीज़ था कि उतना आइडियल बनना किसी के लिए मुश्किल है। मार्क्स कहा करते थे कि वो लेखक से खराब कोई आदमी नहीं हो सकता जो पैसे के लिए लिखता है। जो आदमी पैसे के लिए अपना लेखन कार्य करे, वो लेखन सबसे बेकार का चीज़ है, क्योंकि उसमें उसकी आत्मा प्रकट नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें उसकी आत्मा प्रकट होगी जो उसको लिखवा रहा, तो सत्य जो है दब जाएगा उसमें। तो यही कहा करते थे कि जिंदगी के लिए आपको लेखन करना है तो आपको पैसा किसी और स्रोत से कमाना होगा, तब आप लेखन कर सकते, तब आप कविता कर सकते, फिर वो आपकी बात में सच्चाई होगी, क्योंकि आपको इनकम का स्रोत कोई और है, तो आपका जीवन उसी से चल रहा है, तो आप सच्चाई भी बोल सकते हैं। तो ये उनका कहना था और ये बिल्कुल सही है, आज हम लोग इसको पाते हैं। तो अब क्या है कि क्या उनकी ये बात आज के ज़माने में कोरोना के दौर में सच है? बिल्कुल सच है, लेकिन इसको सोचने के लिए दृष्टि चाहिए, वो बात समझ में आएगी नहीं जब तक आप। अभी क्या था कि जो पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी शक्तियां हैं जो अपना माल बेचना चाहती हैं, अभी उनको किट बेचना था, अभी उनको वैक्सीन बेचना है, तो एक डर पैदा किया गया, एक सामान्य से फ्लू को बहुत अतिरंजित कर दिया गया। और सबसे पहला काम क्या किया गया कि मौत का आंकड़ा छुपाया गया कि रोज़ कितने लोग मरते हैं। अब इस धरती पर रोज़ 1.5 लाख लोग रोज़ मरते हैं, इस धरती पर रोज़, भारत में रोज़ 20 से 22 हज़ार लोग रोज़ मरते हैं। अब पहले तो ये आंकड़ा को दबाया गया, ये रोज़ का रोज़ इतना लोग मर रहे हैं, ये आंकड़ा दबा दिया गया। एक महीने में भारत में 6,66,000 लोग मरते हैं, ये आंकड़ा को दबा दिया। पहले तो ये आंकड़ा दबाया, ये आंकड़ा दबाने से क्या हुआ कि अब और जितने भी मौतें हो रही हैं सबको वो रंग दिया ये के कोरोना के रंग में, और इसको जम के प्रचार किया, जम के प्रचार किया। मीडिया तो बंद हुआ नहीं था, मीडिया को तो टीआरपी बढ़ गया, तो उसको जम करके प्रॉफिट हुआ, वो जम के विज्ञापन लिया, जम के कमाया। इसलिए मीडिया को भी क्या दिक्कत था, और जितना दिन लॉकडाउन रहे उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी इसको भय को और बढ़ाने के लिए लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन, क्योंकि उसको भी पता है कि अल्टीमेटली हर्ड इम्यूनिटी तभी आएगा जब ये भारत सब तक पहुंचेगा। लेकिन जानबूझ के भारत के प्रसार को रोक दिया गया ताकि ये सीन क्रिएट किया जाए, एक नाटक किया जाए जिसके द्वारा ये माल और ज़्यादा से बिके, लोग और डर जाएं। हर आदमी के अंदर कुदरती इम्यून सिस्टम है, लोगों को ये इम्यून सिस्टम बिल्कुल भुला देना है ताकि वो हर चीज़ के लिए बाहरी चीज़ों पर निर्भर हो जाए। अब हाथ बार बार धोवाने से आपके शरीर में जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो खराब होगा, क्योंकि जब बार बार हाथ धोइएगा तो उसके चलते क्या होगा, आपके शरीर में जो अच्छा बैक्टीरिया है वो भी लॉस हो जाएगा, जो कि खराब बैक्टीरिया को मारता था, वो भगवान खुद ही दिए हुए। वो कुदरती रूप से आपको ऐसा तत्व भी शरीर में है जो कि आपको बाहरी गड़बड़ चीज़ों से बचाता है। तो लेकिन बीमारी इसलिए होता है क्योंकि हम अपने भोजन में संतुलन नहीं रखते,
कि हमको प्रोटीन भी पूरा लेना है, हमको कार्बोहाइड्रेट भी पूरा लेना है, हमको कम से कम कार्बोहाइड्रेट लेना है, प्रोटीन ज़्यादा ज़्यादा लेना है, और फैट भी इक्वल अमाउंट में लेना है, और जो है कि हमको फाइबर भी लेना है और टहलना भी है। तो हम इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाते और हम बीमारी का शिकार होते और मर रहे थे कुछ जो लोग हार्ट अटैक से। अब उनको ब्रांडिंग कर देगा कि नहीं नहीं ये कोरोना से मरे। और चूंकि आप वशीभूत हैं, आपका जो चेतन मन है वो चेतन मन को कैप्चर किया जा चुका है। ये विभिन्न मीडियम से आप जहाँ भी खोलिएगा सब आपको वही बताएगा, तो आपको भी लगेगा कि हाँ बात तो सही, जब सब लोग बोल रहे हैं तो वही बात होगा। और रात दिन लाश दिखाया जाएगा तो आपको लगेगा अरे बाप रे बाप मर गया। तो ये अतिरंजित करके जो दिखाया जाता है, ये पूंजीवादी व्यवस्था अब नया तरीका सीखा है कि आपको कैसे कब्जे में लिया जाए, आपका ब्रेन वॉश कर दिया जाए। अब जो ये सब ऐप वगैरह आ रहा है, तो ऐप क्या है, आपको एक एक चीज़ का डाटा उसके पास चला गया, आप गुलाम बना दिए गए। आप समझिए तो एक वस्तु के समान हो गए, जबकि जब वो ऑन करेगा तो आप ऑन होइएगा, जब वो ऑफ करेगा तो आप ऑफ होइएगा। और ये कोरोना को जो ये प्रायोजित जो बनाया गया समस्या, और ये जम के इसको भुनाया जाएगा और ये तो चलेगा, अभी लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी चलेगा ये, क्योंकि ये एपिडेमिक एक्ट लागू है। तो इस एपिडेमिक एक्ट के द्वारा डॉक्टर को भी जो है कि संभल के रहना होगा। तो चूँकि उनको भी जब क्लिनिक में वो काम करेंगे तो क्लिनिक में भी अगर कोई एक मरीज भी आ गया कोरोना का तो उसके चलते 14 दिन तक उसका सीज कर दिया जाएगा। अब वो कर्मचारी को फ्री में सैलरी देना पड़ेगा उसको। अब वो एक तो 14 दिन तक इनकम नहीं हो और फ्री में सैलरी। और अभी जो हालत है कोरोना का कि अगर किसी को कोरोना हुआ तो उससे समाज में भयंकर भेदभाव हो रहा है। ये हालत है कि बहुत सारे मकान मालिक अपने किराएदार को जो कि अस्पताल में काम करते हैं उसको घर से बाहर कर दे रहा है कि तुम हटो यहाँ से, तुम कोरोना लेके आ रहे हो। आदमी को आदमी के अंदर आदमी नजर नहीं आ रहा है, वो कोरोना नजर आ रहा है। तो ये जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि ये भय को वो भंजा सके। तो ये एक प्रकार का पूंजीवाद नए नए रूप में हावी है और ये किसी एक देश काल की बात नहीं है, ये पूरे संसार में ही हालत है और सबको इकट्ठे ऐसा कर दिया गया। क्योंकि इस व्यवस्था में, इस लॉकडाउन से मरेगा कौन? जो सर्वहारा है, जो यूलिटेरियन सोसाइटी है वही मरेगा, जो रोज कमा के खाता था वही। और दिक्कत क्या है कि उसका न्यूज आप तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा कि कितने लोग भुखमरी से मर रहे हैं जानबूझ करके। क्यों? क्योंकि वो न्यूज अगर आप तक पहुंच जाए तब तो आप बोलने लगेगा कि अरे तो हटाओ लॉकडाउन, लेकिन वो न्यूज आपको, चूंकि न्यूज नहीं पहुंच रहा है इसलिए आपको लग रहा है नहीं कोई मर ही नहीं रहा है। तो और जो मौतें हुआ करती थी हार्ट अटैक से, जो किडनी फेल होने से, लीवर, अभी वो कुछ नहीं दिखाया जाएगा। अभी सब चीज़ बस एक कोरोना। तो और जो कुछ बीमारी था ही नहीं। अब इसमें वैक्सीन का भी क्या रहेगा? सिंपल सर्दी खांसी, यही कोरोना एक आदमी को कुछ नहीं किया, दूसरे आदमी को निमोनिया दिया और निमोनिया के रूप में जो प्रचारित किया गया। तो अब तो ऑटोप्सी का स्टडी भी आ गया है जो ये कहता है कि निमोनिया में मौत केवल कोरोना में मौत केवल निमोनिया से नहीं होता था, जिसके लिए लोग चिंतित हैं कि अचानक निमोनिया कैसा जाएगा, तो उतना वेंटिलेटर नहीं है। लेकिन उनको ये अब तो ये स्टडी आ गया जिसमें कह दिया गया कि नहीं, जो कोरोना में मेन मौत होता है ऑटोप्सी में पाया गया कि ज़्यादातर लोगों में थ्रोम्बोसिस था, थ्रोम्बोसिस के चलते मौत हो रहा था। और ये थ्रोम्बोसिस कोरोना के चलते हुआ, ये कैसे प्रूफ किया? ये तो थ्रोम्बोसिस और भी कारणों से हो सकता है। जब आप ज़्यादा चीनी खाइएगा शरीर में एलर्जी बढ़ेगा तो उसके कारण से भी थ्रोम्बोसिस होगा, आप उसके चलते भी हार्ट अटैक होगा, आपके आर्टरीज में एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक जमा होगा। तो आप ये कैसे कोरिलेट कर दिया कि कोरोना जस्ट पॉजिटिव मिल जाना? आज आपके पास केवल किट आ गया था तो आप देखना शुरू कर दिए कि कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। और कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं, मैं बार बार समझाता हूँ, कोरोना पॉजिटिव कोई बीमारी नहीं है। अल्टीमेटली तो सबको कोरोना पॉजिटिव हो ही जाना है, लेकिन आप रोक करके सीन क्रिएट कर दिए और सीन क्रिएट करके फिर आप इसको जम के भजाइएगा। जब भी वैक्सीन आएगा ज़बरदस्त दाम में बिकेगा। तो ये तो हुआ कि कैसे रिलेवेंट है। तो मार्क्स आज भी रिलेवेंट हैं, उनका थ्योरी आज भी प्रासंगिक है कि पूंजीवादी व्यवस्था जम के पैसा कमाना चाहता और उसकी पैसे की भूख ज़बरदस्त है, तो वो पैसा कमाने का नया नया तरीका सोचता है। तो लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था से भी विकास भी होता है, ये भी बात सही है, विकास भी उसी व्यवस्था से होता है। तो इसीलिए हमको अभी जागरूक रह के रहना है कि भाई हमको अपना भी पता होना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी चिल्ला के बताए गंदगी गंदगी गंदगी, हमको पता होना चाहिए कि नहीं, मेडिकल साइंस में अब टॉयलेट भी खिलाया जा रहा है, फीकल ट्रांसप्लांटेशन से बीमारी ठीक किया जा रहा है। स्वस्थ मनुष्य के आंत के स्टूल को लेकर के अस्वस्थ मनुष्य के आंत में डाला जा रहा है। और गंदगी, अब तो कुछ दिन में ये आपको बैक्टीरिया वायरस भी बेचा जाएगा, लेकिन चूंकि आपको अपना खत्म करवा देना है और वो आपको खरीदना होगा, बैक्टीरिया फंगस भी आपको खरीदना होगा।
तो ये चीज़ जो है हमको समझना होगा कि ये सब चीज़ जो है ये किया हो रहा है, ये पूंजीवादी व्यवस्था भी नए रूप में हावी है। तो अब हम ये इस पर मैंने एक कविता लिखी है, अब मैं एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कोरोना दौर के कार्ल मार्क्स जयंती पे फिर से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एवं एक नए वर्ग संघर्ष को घटते देखती मेरी कविता। बड़ी कविता का शीर्षक है बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। किन्हें कहें मानववादी, किन्हें कहें मानववादी, किन्हें कहें राष्ट्रवादी, किन्हें कहें गांधीवादी, किन्हें कहें मार्क्सवादी, किन्हें कहें फासिस्ट, किन्हें कहें सोशलिस्ट, किन्हें कहें कम्युनिस्ट और किन्हें कहें कैपिटलिस्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस प्रायोजित पैंडेमिक कम हॉरर शो में मानवता को भयभीत कर कोरोना वैक्सीन, कोरोना जांच किट, एंटीवायरल सैनिटाइजर, सोप, मास्क बेचने को तत्पर एक आकुल व्याकुल विक्षिप्त बुर्जुआ आज एक झूठी वैज्ञानिकता का लवादा ओढ़े मौत के डर का सम्मोहन करता फिरता है हरसू। पर मजा तो ये है कि हर मीडिया से कान फोड़ू स्वर में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, मास्क लगाने को कहते इस विज्ञापित शोर के बावजूद कंक्रीट के जंगल का चप्पा चप्पा हर सजर हर शहर चुप है। बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। आज इस मुद्दे पर कोई नहीं बोलता, सब आदमी चुप हो गया, सब आदमी सन्न हो गया। ये मौत के दहशत का शराब इतना ज्यादा मादक है कि सबको बेहोश कर दिया। आज कोई नारा नहीं लगा रहा कि कहाँ गया भूख, कहाँ गया बेरोजगारी। सारे कम्युनिस्ट और सारे विरोधी दल सब मता गए हैं। ये ऐसा है कोरोना का मौत का शराब का जो दहशत का जो शराब है, ये इस कदर हावी है। जो उठा लेते थे लाल झंडे बातों बातों में, मित्रों, जो उठा लेते थे लाल झंडे बातों बातों में, चौक चौराहों पर डूब के बैठे हैं घरों में। संपूर्ण क्रांति के दिवा स्वप्न दिखाने वाले इन नेताओं का राजनैतिक हर असर चुप है। दिवा स्वप्न, संपूर्ण क्रांति के दिवा स्वप्न दिखाने वाले इन नेताओं का राजनैतिक हर असर चुप है। बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। मीडिया परोसता है कोरोना शराब, मीडिया परोसता है कोरोना शराब सरकारों संग। मीडिया परोसता है कोरोना शराब सरकारों संग लॉकडाउन के कॉकटेल में। मीडिया परोसता है कोरोना शराब सरकारों संग लॉकडाउन के कॉकटेल में। बेहोशी के आलम में, डर के नशे में, थाली बजाने में, दिया जलाने में और फूलों की बारिश में। मीडिया परोसता है कोरोना शराब सरकारों संग लॉकडाउन के कॉकटेल में। बेहोशी के आलम में, डर के नशे में, थाली बजाने में, दिया जलाने में, फूलों की बारिश में, राजसी साजिश में। बरसों से शोषितों वंचितों की बहुसंख्यक आवाज अब शामो शहर चुप है। शाम और शहर मतलब सुबह, शामो शहर चुप है। बड़ी मादक है शराब मौते दहशते कोरोना की। बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। चैनलों का प्याला बड़ा, चैनलों का प्याला बड़ा, ब्रेकिंग न्यूज का झाला बड़ा। चैनलों का प्याला बड़ा, ब्रेकिंग न्यूज का झाला बड़ा। क्वारंटीन का हाला बड़ा, कोविड का डाला बड़ा। चैनलों का प्याला बड़ा, ब्रेकिंग न्यूज का झाला बड़ा। क्वारंटीन का हाला बड़ा, कोविड का डाला बड़ा। नशे की जद ऐसी कि मास्क से ढके डरे चेहरे के भीतर मुस्कुराहटों की खो गई हर लहर चुप है। चैनलों का प्याला बड़ा, ब्रेकिंग न्यूज का झाला बड़ा, क्वारंटीन का हाला बड़ा, कोविड का डाला बड़ा। नशे की जद ऐसी
कि मास्क से ढके डरे चेहरे के भीतर मुस्कुराहटों की खो गई हर लहर चुप है। बड़ी मादक है शराब, मौतें दहशते कोरोना की, बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। घर में यूं ही रहते रहते खुद से बात होने लगी, मिला जो मैं मुझसे मुलाकात होने लगी। गिर रही मैं की हर दीवार पर ये देख के भी नहीं करता कोई चित्कार। झलक मिलता है मुझे अपने रूहे नूर का, आनंद के झरने गिरे धुली ये गर्द गुरूर का। बड़ा है शोर यहाँ छुटती फुलझड़ियां हैं, पर मेरे अंदर का दृष्टा, मेरे अंदर का वो हर बशर चुप है। बड़ी मादक है शराब, मौतें दहशते कोरोना की, बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। जिंदगी चुप है, मौत चुप है, शब्द चुप है, मौन चुप है। जिंदगी चुप है, मौत चुप है, शब्द चुप है, मौन चुप है, भाव चुप है, पदचाप चुप है। कोरोना के इस कृत्रिम दहशत में संसारी पूंजीवादी जंगल में मगर देखो क्रांति शिकारी करता है शिकार असंख्य शिकार का। यूं ही बैठे बैठे पर मजा तो यह है कि आधुनिकता वैज्ञानिकता का झूठा चश्मा चढ़ी इन मानवीय आंखों की हर नजर चुप है। बड़ी मादक है शराब, मौतें दहशते कोरोना की, बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। हर ओर दिखता है, हर ओर दिखता है भय भूख भीड़ और भेड़िया। हर ओर दिखता है भय भूख भीड़ और भेड़िया। आज भीड़ ऑनलाइन भीड़ है मित्रों, आज जो भीड़ है वो ऑनलाइन है, याद रखिएगा, और भेड़िया हर जगह है। हर ओर दिखता है भय भूख भीड़ और भेड़िया। हर ओर दिखता है भाषण भीख भेड़ और गरेड़िया। हर ओर दिखता है भय भूख भीड़ और भेड़िया। हर ओर दिखता है भाषण भीख भेड़ और गडेड़िया। पर मौत के डर को जगाती मुफ्त में हर शय में ग्राहक ढूंढती आधुनिक दानवी पूंजीवादी छली शक्तियों द्वारा बांटे गए झूठे सैनिटेशन ज्ञान के नकाबों के अंदर झांकती उन आंखों की हर कहर चुप है। बड़ी मादक है शराब, मौतें दहशते कोरोना की, बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। छुपा लेते हैं जानबूझकर सामान्य दिनों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को। छुपा लेते हैं जानबूझकर सामान्य दिनों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को, फिर मजे से डुबोते हैं इन सामान्य मौतों को कोरोना की चाशनी में। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अंतिम है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। छुपा लेते हैं जानबूझकर सामान्य दिनों में होने वाली मौतों के आंकड़ों को, फिर मजे से डुबोते हैं इन सामान्य मौतों को कोरोना की चाशनी में। बताकर सबको कोरोना से हुई मौत, बताकर सबको कोरोना से हुई मौत एक थ्रिलर चलाते हैं और मीडिया ब्रेकिंग न्यूज, फिर डर को सघन करने रोक देते हैं सब कारोबार। लगा देते हैं ताले दुकानों पर ताकि ग्राहक भटके नहीं, कहकर कि डरना नहीं। हर बार डराते हैं कहकर कि डरना नहीं, हर बार डराते हैं। पीपीई किट पहन या पहना यम दर्शन कराते हैं। लॉकडाउन, क्वारंटीन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे आधुनिक हथियारों से हर जन तक मौत का डर फैलाते हैं और इंसान के अंदर मौजूद कुदरती इम्यूनिटी की याद बिसराते हैं। सदा से सेवारत चिकित्सा कर्मियों को, सदा से सेवारत चिकित्सा कर्मियों को कोरोना वॉरियर दिखा बलि का बकरा बनाते हैं। एपिडेमिक एक्ट के द्वारा हालांकि इन्हें गुलाम बनाते हैं। एक भी पॉजिटिव मिलने पर पूरे अस्पताल पे ताले लगाते हैं। 14 दिन का क्वारंटीन जेल भी जाते हैं। मीडिया ये सब परोस के खूब हंसाते हैं। टीआरपी बढ़ाकर विज्ञापन से खुद पैसे कमाते हैं। वॉरियर्स हेतु दीप थाली आसमानी फूल सजाते हैं। वॉरियर्स हेतु दीप थाली आसमानी फूल सजाते हैं। अपनी हर कमी का ठिकरा कोरोना पर फोड़ाते हैं। जीडीपी रिसेशन बेकारी का जिम्मा अपने कृत्रिम बनाए गए कोविड कहर पे छोड़ाते हैं। इसी बीच बैंक भगोड़ों का अरबों का कर्जा माफ कराते हैं, परंतु गरीबों के घर पहुंचाने का ट्रेन किराया भी कमाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा खोने वाले सर्वहारा दैनिक कर्मी की परवाह करने वाले हितैषियों को
रामायण महाभारत के सीरियल दिखाते हैं, उनकी प्रज्ञा चक्षु पे नैतिकता धार्मिकता का चश्मा चढ़ाते हैं। पर हैरत तो यह है कि इतना कुछ घटते हुए भी इस दौरान भूख से मर गए करोड़ों लोगों को भूल गई ये साम्यवादी चेतना चुप है, और दरिद्रों निरीहों बेआवाजों की सड़ गई अस्थि पंजर भी चुप है। और नव पूंजीवाद के नव बुर्जुआ के पूंजीवादी हाथों से नव सर्वहारा मानवता के सीने को बेधती ये रक्त रंजित कोरोना खंजर का हर बार भी चुप है। हाँ, क्रांति देखो ये मौत का सिकंदर चुप है। क्रांति देखो ये आध्यात्म में डूबा मस्त कलंदर चुप है। चुप है ये आसमान, हाँ ये क्रांति देखो ये कायनाते समंदर चुप है। बड़ी मादक है शराब मौतें दहशते कोरोना की, बेहोशी में भूख बेरोजगारी गरीबी का हर मंजर चुप है। तो मित्रों, ये हालत है आज देश का। तो हमें बहुत ही सही तरीके से सोच समझने की ताकत विकसित करनी होगी, क्योंकि याद रखिए मार्क्स ने कहा था कि हर पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर ही कुछ न कुछ ऐसा चीज मौजूद होता है जो कि उसका नाश करता है। तो आज हमको जाग के रखना है और इस पूंजीवादी व्यवस्था को अपने उपयोग में लाना है। लेकिन ये तभी होगा जब आप जागे रहिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि मार्केट में वैक्सीन मिल रहा है, हम नहीं खरीदेंगे, हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दाल रोज 3 कटोरा पीते हैं, हम रोज टहलते हैं, हम अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाते हैं, प्रोटीन 60 ग्राम रोज ले रहे हैं, दाल राजमा सोयाबीन अंडा में प्रोटीन है जो कि आपको इम्यूनिटी बनाता है। लेकिन प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होगा जब आप मेहनत कीजिएगा, बिना मेहनत के प्रोटीन ऑब्जर्व होता नहीं। तो आपको रोज 2 घंटा टहलना होगा, भले ही आपको पूंजीवादी व्यवस्था मशीन दे दे, आपको चलने से मना करा दे, लेकिन रोज टहलिएगा, याद रखिएगा। भले ही पूंजीवादी व्यवस्था आपको मशीन दे दे और आपको कुदाल चलाना बंद करवा दे, लेकिन आपको रोज शारीरिक श्रम करना होगा, नहीं तो आप बीमार हो जाइएगा। तो ये सब चीज़ समझना है। मार्क्स आज भी जिंदा है और अपनी इसी कविता और अपने इसी विचारों के माध्यम से मैं उन्हें अपने तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूं और उनके प्रति कृतज्ञता महसूस करता हूं कि एक शख्स हुआ था धरती पर जिसने मानव सभ्यता को सोचने समझने का नया तरीका दिया था। हालांकि मार्क्स का हर चीज़ को हम नहीं ये अच्छा कह सकते, क्योंकि मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा था, लेकिन उन्होंने उस धर्म को कहा था जिसको हम धर्म के रूप में जानते हैं। लेकिन जो सही मायने में धार्मिक है वो तो किसी भी धर्म में जा ही नहीं सकता, वो तो मानव धर्म को समझेगा। तो जो आदमी धर्म समझ गया, जो अपने आप को जान गया, उसके लिए तो ये शोषण भी अच्छा लगेगा अगर उस निगाह से देखिएगा। लेकिन जीना तो इसी धरती पर है और वस्तु तो ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी है जीवन जीने के लिए। तो इसीलिए जो है कि हमें समझना होगा कि कहाँ कहाँ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा और उसको बोलना होगा, क्योंकि बोलने से चीज़ें ज़रूर बदलती हैं। तो और जो लोग कहते हैं कि साम्यवादी से ये वायरस आया है, चीन साम्यवादी है, तो उनको बता दें कि वो कर दिखाने के लिए वो मार्क्स ने ये नहीं कहा था कि, मार्क्स ने तो यहाँ तक कहा था कि कोई किसी को अधिकार नहीं, इवन राज्य को भी अधिकार नहीं है कि जो कोई चीज़ का पैसा हो, वो लाभ वो कमाए, राज्य को भी अधिकार नहीं है। लेकिन लेनिन ने अपनी व्याख्या कर दी, लेनिन ने अपनी व्याख्या करके उसके लिए पार्टी बना दिया और उसके लिए कर दिया। और माओ ने जो चाइना में शुरू किया वो किसान केंद्रित करके उसको मॉडिफाई कर दिया मार्क्सवाद को। लेकिन ये समझना है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मार्क्स ने जो दिया है उसको हर जगह महसूसना है कि कहाँ हमको, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार देखिएगा जैसे जैसे लॉकडाउन का डेट बढ़ रहा है, तो आप तो सर पहले क्या बोलता था कि चलो 15 दिन कर लो, 15 दिन कर दो, लेकिन आज क्या बोल रहा है कि इसके साथ जीना सीखना होगा। सरकार के भी रुख बदल गए हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि अब अच्छा खासा डर समा दिए हैं, धीरे धीरे करके लॉकडाउन ख़त्म करेगा। लेकिन जो है कि लॉकडाउन ख़त्म करके भी जिनका लॉस हो गया है वो तो लॉस हो ही गया है। वो इस बीच में बहुत लोग कर्ज में समा गए होंगे, तो उनको तो उबरने में 4-5 साल लग जाएगा। तो ये तो वो ऑलरेडी दौर में पीछे चले गए। और इस व्यवस्था में फ़ायदा कौन उठाया? मीडिया जम के पैसा कमाया, क्योंकि उसका तो कारोबार चौपट हुआ नहीं, वो जम के विज्ञापन टीआरपी बढ़ाया। तो और जिनका बहुत बड़ा कारोबार था, जो
खाद्य पदार्थ भी बेचा करते थे, एसेंशियल आइटम भी बेचा करते थे, उनका तो धंधा चौपट नहीं हुआ, वो तो अपना उसके थ्रू पैसा कमाए। तो अल्टीमेटली जो बहुत बड़े व्यापारी थे उनको नुकसान नहीं हुआ, छोटे मोटे मरे हैं इसमें। तो इस बात को ध्यान में रखना है और सोचने समझने का ताकत विकसित करना है, ताकि कोई मदारी आया और मदारी आपको फंसा न ले। अब जाग के रहिएगा तो फंसिएगा नहीं, क्योंकि इसी पूंजीवादी व्यवस्था से विकास भी होना है। लेकिन वो विकास को हम अपने फायदे के लिए यूज करेंगे, वो तभी होगा जब हम जाग के रहेंगे। और बुद्ध ने जैसा कहा, आत्मदीपो भव, अपना ज्ञान की रोशनी को बढ़ाना है और समझना है कि कहाँ हमको लूटा जा रहा है और कहाँ हमको फायदा दिया जा रहा है। तो स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। ये नमस्कार।